नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। सुप्रीम कोर्ट का निर्माण मजदूरों के लिए 6 महीने में आदर्श योजना बनाने का केंद्र को निर्देश। श्रमिक हितों के लिए जमा धनराशि के इस्तेमाल पर उठाए सवाल। मजदूरों को मातृत्व अवकाश और पीएफ जैसी तमाम सुविधाएं देने की कही बात। संसद की प्राक्कलन समिति ने सभी 6 अर्धसैनिक बलों में कर्मियों की कमी पर जताई चिंता। आंतरिक प्रमोशन के जरिए अर्धसैनिक बल के प्रमुख की नियुक्ति की सिफारिश। राज्य पुलिस से अर्धसैनिक बलों में डेपुटेशन की व्यवस्था शुरू करने का सुझाव। बैंकों में कथित अनियमितता के मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस ने दिया कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। सदन की कार्यसूची में इसी मुद्दे पर 2 हफ्तों से बिना मतदान वाले नियम 193 के तहत चर्चा शामिल। राज्यसभा के एजेंडे में भी अल्पकालिक चर्चा। अलग अलग मुद्दों पर गतिरोध की वजह से संसद की कार्यवाही बाधित। लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद तनाव। लिंगायत और वीरशैव समुदाय के लोगों के बीच झड़प। बीजेपी का कांग्रेस पर धर्म की राजनीति का आरोप। और पद्म पुरस्कार से सम्मानित होंगी आज 43 हस्तियां। राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह। संगीतकार इलैयाराजा और विचारक पी परमेश्वरन समेत कई हस्तियों को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। खबरें विस्तार से। निर्माण क्षेत्र में लगे मजदूरों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो इन लोगों को भी सामाजिक योजनाओं का लाभ देने पर विचार करे। शीर्ष अदालत ने कल कहा कि सरकार को निर्माण सेक्टर में लगे मजदूरों को भी संगठित क्षेत्र की तरह बर्ताव करने का प्रयास करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वो निर्माण श्रमिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन के मुद्दों का समाधान करने के लिए 30 सितंबर से पहले आदर्श योजना लाए। अदालत ने कहा कि निर्माण श्रमिक सिर्फ आधारभूत ढांचे का निर्माण नहीं करते बल्कि राष्ट्र का भी निर्माण करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए 37,400 करोड़ रुपए से अधिक जमा किया गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से उनके लाभ के लिए सिर्फ 9,500 करोड़ रुपए का ही इस्तेमाल हुआ। न्यायालय ने सवाल किया कि क्यों देश भर में लाखों श्रमिकों को 28,000 करोड़ रुपए के लाभ से वंचित किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे एक विशेषज्ञ समिति का गठन करें और 6 महीने के भीतर वैधानिक नियम लाएं। अदालत ने कहा है कि सरकार को यह तय करना चाहिए कि इन लोगों को कैसे मातृत्व अवकाश, भविष्य निधि और न्यूनतम मजदूरी जैसी सुविधाएं मिलें। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता अमृतांशु राय से। अमृतांशु, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश निर्माण क्षेत्र में लगे मजदूरों के लिए कितना अहम और इसमें किन मुख्य बातों पर जोर दिया गया है? अमृता, पहले इस पूरे मुद्दे को समझ लेना ज्यादा बेहतर होगा। लगभग 4 करोड़ ऐसे लेबर है, वर्कफोर्स है जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हैं और इनमें से सिर्फ 1.5 करोड़ रजिस्टर हो पाए हैं। मतलब ये जो नौकरी देने वाला व्यक्ति है रियल एस्टेट सेक्टर में, वही रजिस्टर करता है और वो अक्सर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं करते। इसीलिए ये पूरा सेक्टर एक तरह से बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब इसमें कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग रजिस्टर्ड है, इन दोनों में बहुत का फर्क है। तो 4 करोड़ में से लगभग 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कि कोई भी सरकारी नीति का लाभ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रजिस्टर्ड नहीं है। मुख्य तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें कही हैं सरकारों को लागू करने के लिए, वो है कि किसी तरह मैटरनिटी लीव इनको एक्सटेंड किया जाए। आपको मालूम होगा और पता ही होगा कि हाल फिलहाल में ही केंद्र सरकार ने मैटरनिटी लीव को 6 महीने तक बढ़ा दिया है और इस सेक्टर की जो महिलाएं हैं वो काफी रियल एस्टेट सेक्टर में काम करती हैं, उनको ये 6 महीने का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। उसके अलावा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है जिसका की बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है ये लोग। उसके अलावा ग्रेच्युटी का भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि
रजिस्टर्ड नहीं है। और कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स हैं उनको अधिकार है ग्रेच्युटी मिलने का, लेकिन उसके बावजूद भी रजिस्टर्ड ना होने की वजह से उनको वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इन सारी चीजों को लागू करने का जो एक बार ये आदेश है, ये वाकई में एक बढ़िया कदम है। लेकिन अभी तो पॉलिसी बनाने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, एक और नीति बनाने की बात कही है, और ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन ये निर्देश अगर लागू होते हैं, पॉलिसी अगर बनाई जाती है, तो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, निर्माण क्षेत्र के, इन्हें बड़ी राहत मिलेगी। कुछ और खबरें। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 12वां दिन है। दोनों सदनों के एजेंडे में आज भी बैंकिंग क्षेत्र में कथित अनियमितताओं पर चर्चा को शामिल किया गया। हालांकि गतिरोध की वजह से अब तक संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई है। लोकसभा में आज कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। 6 मार्च से लोकसभा के एजेंडे में ये शामिल है, लेकिन चर्चा शुरू नहीं हो पाई। लोकसभा में बिना मतदान वाले नियम 193 के तहत बहस प्रस्तावित है। नियम 193 के तहत चर्चा के बाद वोटिंग का प्रावधान नहीं है। राज्यसभा के एजेंडे में 7 मार्च से ये शामिल है, लेकिन गतिरोध की वजह से इस पर ऊपरी सदन में भी चर्चा शुरू नहीं हो पाई है। राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को लगातार 11वें दिन भी बाधित हुई। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सांसद अपनी मांगों के पक्ष में नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। सभापति एम वेंकैया नायडू ने एक बार फिर से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यवहार से संसद मजाक का विषय बन जाएगा। उन्होंने अवरोध को देशहित में नहीं बताते हुए सांसदों से सहयोग की अपील की। राज्यसभा में गतिरोध खत्म नहीं हो पा रहा। सोमवार को बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे हफ्ते की शुरुआत हुई, लेकिन हालात में कोई बदलाव नजर नहीं आया। शून्यकाल में पत्र और रिपोर्ट रखने से संबंधित कामकाज खत्म होने के बाद टीडीपी के सांसद और कांग्रेस के केवीपी रामचंद्र राव अवरोध पैदा करते हुए वेल में आ गए। ये सभी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं डीएमके और एआईएडीएमके सांसद कावेरी नदी प्रबंधन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं। सभापति एम वेंकैया नायडू ने गतिरोध पर एक बार फिर कड़ी नाराजगी जताई। सभापति ने सांसदों से सदन चलाने की बार बार अपील की। उन्होंने कहा कि सदन में इस तरह का गतिरोध देश हित में नहीं है और सांसदों के ऐसे व्यवहार से सदन की छवि खराब हो रही है। लोग हंस रहे, मजाक का विषय बन जाएगा पार्लियामेंट, ऐसा मत होने दीजिए। मेरा सबको सुझाव है, अब सब लोगों से अनुरोध है, कृपया सदन को चलने दीजिए। ये देश के हित में नहीं है। दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, दिस इज नॉट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्लियामेंट, दिस इज नॉट द वे टू कंडक्ट आवरसेल्व्स। व्हाट इज हैपनिंग? What is happening? We can't. I am willing to allow all these discussions. I have already said it. Government also is willing to have discussion. Opposition also is saying now they also want discussion. Then why all these problems? I am not able to understand. How long we should continue like this? सभापति की अपील के बावजूद सदन में गतिरोध जारी रहा। इसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। House is adjourned to meet at 11 hours tomorrow, Tuesday, 20th March 2018. बीते 11 दिनों से सदन में इन मुद्दों पर अवरोध की वजह से विधायी कामकाज बाधित हो रहा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में भी लगातार 11वें दिन अवरोध देखने को मिला। इसकी वजह से टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर सोमवार को भी विचार नहीं किया जा सका। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि सदन में व्यवस्था नहीं बनने की वजह से वो अविश्वास प्रस्ताव पर आगे की कार्यवाही करने में असमर्थ हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी नारेबाजी और अवरोध की वजह से अविश्वास प्रस्ताव पर विचार नहीं हो पाया था। और इसी बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव समेत सभी मसलों पर चर्चा के लिए तैयार है। अवरोध की वजह से सोमवार को टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में विचार नहीं किया जा सका। सदन में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में भी अवरोध जारी रहा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी देते हुए सदस्यों से अवरोध खत्म करने की अपील की थी। हालांकि ऐसा नहीं होने पर स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाने में असमर्थता जाहिर करते हुए सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। I request all of you to go to your seat. I want to see
20th March 2018. इससे पहले सदन में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अवरोध पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव समेत सभी मसलों पर चर्चा को तैयार है। कुछ सम्मानित सदस्यों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन भी मूव किया है। तहे दिल हम यह चाहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा हो और मैं सभी सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि सभी इस संबंध में सहयोग करें। लोकसभा में बीते 11 दिनों से अवरोध की वजह से कामकाज बाधित हो रहा है। टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। केंद्र की ओर से भरपूर मदद के भरोसे के बावजूद टीडीपी ने सरकार से समर्थन वापस लेते हुए एनडीए से अलग होने का फैसला किया था। इसके बाद टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस ने अलग अलग सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। कांग्रेस और सीपीएम ने सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव को टालने का आरोप लगाया है। When the government is ready, then you can admit the motion and post it for tomorrow. Because there are enough numbers. We stood up, Congress stood up, the TMC stood up, everybody stood up. There was more than adequate number to admit the motion. आप अगर आज या शुक्रवार को आप देखे होंगे तो सदन को विपक्ष अपनी जगह पे थे, लेकिन जो सत्ता पक्ष के साथ खड़े होने वाले हैं, जो भविष्य में खड़े होंगे, जो पहले खड़े थे, ऐसे लोग वेल में जा रहे हैं और सरकार इससे खुश है। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि वो किसी भी मसले पर चर्चा के लिए तैयार है। नवविक्रम सिंह के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और संसद की प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की है कि अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के पद पर आईपीएस की बजाय अर्धसैनिक बल के अधिकारी की ही नियुक्ति की जानी चाहिए। मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली समिति ने संसद में रिपोर्ट पेश की है। इसमें यह कहा गया है कि अर्धसैनिक बल के कर्मियों के बीच छुट्टी, खराब खाने, तनाव और अवसाद के मामले गंभीर हैं। समिति ने तटीय इलाकों की रखवाली के लिए अलग सेंट्रल मरीन पुलिस फोर्स बनाने को भी कहा है। लोकसभा सांसद मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली प्राक्कलन समिति ने अर्धसैनिक बलों और देश के सामने आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों की पड़ताल की। सभी 6 अर्धसैनिक बलों बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल्स के लिए साल 2017-18 के दौरान पड़ताल में समिति ने पाया कि अर्धसैनिक बलों में कर्मियों की कमी बनी हुई है, जो 2016 तक करीब 7.6% थी। समिति ने सुझाया कि अर्धसैनिक बलों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रमुखों की नियुक्ति बाहरी आईपीएस अधिकारी की बजाय अंदर से ही प्रमोट करके की जानी चाहिए। समिति ने यह भी कहा कि राज्यों की ये आदत बन गई है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस की बजाय वो केंद्रीय बलों को बुलाते हैं, लेकिन फिर उन्हें लंबे वक्त तक तैनात रखते हैं, जिससे अर्धसैनिक बलों की ट्रेनिंग पर असर पड़ता है। समिति ने सुझाया है कि राज्य पुलिस से अर्धसैनिक बलों में डेपुटेशन की व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए। इसके अलावा समिति ने केंद्रीय बलों के लिए आवंटित बजट खर्च नहीं हो पाने और बलों के आधुनिकीकरण में सुस्ती पर भी सवाल उठाए हैं। समिति ने कहा कि अर्धसैनिक बलों में छुट्टी नहीं मिलने, खराब खाने की शिकायतें कई जगह सही पाई गई हैं, जिनकी वजह से असंतोष और तनाव फैलता है। प्राक्कलन समिति ने यह भी सिफारिश की है कि देश की 7,515.6 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा की सुरक्षा के लिए अलग से सेंट्रल मरीन पुलिस फोर्स का गठन किए जाने की जरूरत है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा की समिति ने सभी विभागों और मंत्रालयों को सभापटल पर रखे जाने वाले कागजात और वार्षिक रिपोर्टों को 10 दिनों के भीतर वेबसाइट पर अपलोड कराने को कहा है। सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति ने इसे पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी माना है। समिति ने कई और अहम सिफारिशें भी की हैं। समिति करीब 3000 उन सरकारी विभागों पर निगाह रखती है जो कि कामकाज की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करते हैं। राज्यसभा की सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति ने इसे गंभीर माना है कि तमाम विभाग अपनी वार्षिक रिपोर्ट और तमाम अहम दस्तावेज सभापटल पर रखने के बाद भी महीनों अपनी वेबसाइट पर नहीं डालते। समिति ने कहा है कि सरकार एक ओर पारदर्शिता को बढ़ाने के तहत ई गवर्नेंस की पहल कर रही है, तो दूसरी ओर ये तस्वीर उचित नहीं है। समिति को सांसदों, छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं से इस आशय की शिकायत मिली थी। इस नाते अपनी 153वीं रिपोर्ट में समिति ने साफ तौर पर विभागों को हिदायत दी है कि सभापटल पर रखे जाने के 10 दिन के भीतर रिपोर्टों को वेबसाइट पर डाला जाए। अपने डिपार्टमेंट में भेजना है। डिपार्टमेंट के एक मिनिस्टर को, उसमें जो कंसर्न मिनिस्टर हैं,
उसको देख करके उस पर दस्तखत करना है, मोहर मारना है। आप पीछे अपना कमेंट के साथ उसको पार्लियामेंट में भेज देना है। आप पब्लिक में भी उसको देना है, आप उसको ऑनलाइन भी कर दीजिए। संसद में रोज मंत्रियों की ओर से तमाम जरूरी दस्तावेज और वार्षिक रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाती हैं। सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति दस्तावेजों की समय सीमा और दूसरे कई पहलुओं पर निगाह रखती है। अगर विभागों की ओर से देरी होती है तो उनको सफाई देनी होती है। समिति ने इस दफा इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब की पड़ताल की। समिति ने सिफारिश की है कि इस रिपोर्टों के विलंब के मामले में मंत्रालयों को और सजग रहने की जरूरत है। अप्रूव्ड ऑडिटर है, उसको दिखाइए कि कहाँ सही है गलत है जी। उसके बाद उनके डिपार्टमेंट का एक कमेटी है, उसमें भी देखिए कि ठीक है कि गलत है। और तब जो है जो अप्रूव सरकार का जो बड़ा ऑडिटर है उससे दिखा करके देखिए तो फाइनल रिपोर्ट आपका हो गया। तब आप अपने मिनिस्ट्री में भेजिए, आप मिनिस्ट्री में भेजिए, मिनिस्ट्री भी उस पर कोई कमेंट देता है तो उसको भी रिस्पॉन्ड कीजिए। ये जब ठीक ठाक हो गया तो पार्लियामेंट में राज्यसभा में दाखिल कर दी। 50 लाख रुपए से अधिक के सरकारी अनुदान हासिल करने वाली संस्थाओं को अपने कामकाज का ब्यौरा संसद के सामने रखना होता है, लेकिन समिति ने अपनी पड़ताल में पाया कि कई संस्थाओं को इस बाबत जानकारी तक नहीं है। इस नाते सभापति ने इस बाबत मंत्रालयों को और चौकस रहने की हिदायत दी है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार की सालगिरह के मौके पर कल कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कार्यक्रम में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर एक साल नई मिसाल फिल्म के प्रदर्शन के साथ ही एक साल नई मिसाल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार का एक साल पूरा हो गया है। सोमवार को राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 365 दिनों में राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि बीते एक साल में उनकी सरकार ने परिवर्तन और विकास के काम पर जोर दिया और सरकारी योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचाया। प्रदेश के अंदर जनता पर अतिरिक्त बोझ दे बगैर प्रदेश के किसानों की, लघु और सीमांत किसानों के फसली ऋण को माफ करने का कार्य किया और देश के अंदर पहली सरकार है जिसने सफलतापूर्वक किसान फसल ऋण मोचन के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरे अपने प्रदेश के अंदर लागू किया। मुख्यमंत्री ने किसानों का कर्ज माफ करने के फैसले को उनकी सरकार का अहम फैसला बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक साल पहले भय का माहौल था, लेकिन अब व्यवस्था में काफी बदलाव हुआ है। राज्य सरकार की सालगिरह के मौके पर मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एंटी करप्शन पोर्टल शुरू करने का ऐलान भी किया। भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की दिशा में जो एंटी करप्शन पोर्टल आज यहाँ पर लॉन्च हुआ है, मैं चाहूंगा कि वर्षों से बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने की दिशा में वह एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने पिछली अखिलेश सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि 2017 में बीजेपी को प्रदेश चलाने का जिम्मा मिला तो राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन सरकार ने धीरे धीरे विकास की ओर कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी इन्वेस्टर समिट में निवेशकों के साथ हुए करार को प्रदेश सरकार जल्द ही लागू करेगी और युवाओं को रोजगार के नए मौके मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि महज एक साल के आधार पर उनकी सरकार के कामकाज का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वहीं विपक्षी दलों ने ये आरोप लगाया है कि राज्य सरकार बीते एक साल में हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई। समाजवादी पार्टी का कहना है कि योगी सरकार ने अपना सारा ध्यान योजनाओं का नाम बदलने में लगाया। इस सरकार को बने हुए एक साल हो गया है। सेंटर में बीजेपी की सरकार है। अब विकास के कार्य जब नहीं ये कर पा रहे तो बोलते हैं भाई धन हमारे पास नहीं था। तो जब विधानसभा चुनाव में आपने कहा था कि धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, तो अब इसका बहाना क्यों बना रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के एक साल में उत्तर प्रदेश की जनता को लगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। विकास हुआ नहीं। जितने वायदे चुनाव में किए थे, घोषणा पत्र उठा के पढ़ लीजिए, उनमें से एक भी वायदा पूरी तरह से नहीं हुआ है। चाहे कर्ज माफ़ी हो, चाहे महंगाई पर रोक हो, चाहे
विकास के अलग अलग पैमानों के हिसाब से ले ले। और बीजेपी का कहना है कि चुनावों में लगातार मिल रही हार को छिपाने के लिए कांग्रेस ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है और इससे कांग्रेस का तकनीक को लेकर पिछड़ापन साबित होता है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में आगामी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराए जाने की पुरानी व्यवस्था को लागू करने का आग्रह किया है। बीजेपी ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर कांग्रेस के सवाल उठाने की कड़ी निंदा की है। बीजेपी का कहना है कि ईवीएम से चुनाव प्रक्रिया के आसान होने के साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ती है। बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस अपनी हार स्वीकारने की बजाय बेबुनियाद आरोप लगाने में जुटी है। मैं समझता था राहुल गांधी के आने से हम नए युग में कोई जाएंगे, कोई नई बात करेंगे, किंतु ये तो हमको पीछे ले जा रहे हैं। जिस हमारे ईवीएम सिस्टम की तारीफ पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, उस ईवीएम को ये लोग शक की निगाह से देख रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। इससे पहले बीजेपी महासचिव राम माधव ने भी कहा कि ईवीएम के लागू करने पर कांग्रेस की भी सहमति थी और अब वो लगातार हार से अपना रुख बदल रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि सभी दल मिलकर जो तय करेंगे वैसा ही होगा। इसमें ईवीएम कोई मुद्दा ही नहीं है। अनेक चुनाव हुए हैं जिसमें कांग्रेस भी जीती है और दलों ने भी जीता है, हमने भी जीता है। जब इसलिए ईवीएम को मुद्दा बनाना ये हास्यास्पद है। फिर भी सब तय करते हैं तो जैसा तय करेंगे सब लोग मिलकर ऐसा होगा। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां लगातार ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगा रही हैं। ये सारे दल फिर से बैलेट पेपर के जरिए चुनाव चाहते हैं। दिल्ली में हुए कांग्रेस के महाधिवेशन में भी इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया गया। They can say what they want. So today we have to understand that America is backward, other nations are backward who are using ballot papers because the BJP thinks so. जब बैलेट से लोगों का भरोसा है, जब ईवीएम से लोगों का भरोसा उठ गया है, तो आप बैलेट लेके आइए। To ensure the transparency of the election process, the election commission must consider to use the ballot paper. साल 2000 से राज्य विधानसभाओं के 107 चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव भी ईवीएम के जरिए ही हुए। हाल के विधानसभा चुनावों में ईवीएम के साथ वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट एक मशीन है जिसे ईवीएम के साथ जोड़ा जाता है। कोई भी शख्स ईवीएम का इस्तेमाल करते हुए अपना वोट देता है तो इस मशीन से वो उस प्रत्याशी का नाम भी देख सकता है जिसे उसने वोट दिया है। केंद्र सरकार 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के 16,15,000 वीवीपैट मशीन खरीदने के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इस पर 3,173 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। चुनाव आयोग ने पिछले साल 7 राष्ट्रीय और 49 क्षेत्रीय पार्टियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने का चैलेंज दिया था, लेकिन पार्टियों ने इस चैलेंज में भाग नहीं लिया, जिससे चुनाव आयोग के दावों को मजबूती मिली कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को टैंपर नहीं किया जा सकता। दिल्ली से कैमरा पर्सन योगेश अग्रवाल के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यक समूह के तौर पर मान्यता देने के राज्य सरकार के फैसले के कुछ ही पलों बाद दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। कलबुर्गी में लिंगायत और वीरशैव समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाने की कोशिश की। फिलहाल इस मामले में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। झड़प उस वक्त हुई जब सिद्धारमैया सरकार की सिफारिश को मंजूरी देने के बाद लिंगायत समुदाय के लोग सड़कों पर जश्न मनाने जुटे, जबकि इसी समुदाय के दूसरे गुट वीरशैव ने इसका विरोध किया। कर्नाटक सरकार ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिंगायत समुदाय को अलग धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की मान्यता देने का फैसला किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से कर्नाटक में चुनाव अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर वो दक्षिण तटीय और मलनाड इलाकों का दौरा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष जिन इलाकों का दौरा करेंगे उनमें उडुपी, दक्षिण कन्नड़, चिक्कमंगलपुर और हासन के इलाके शामिल हैं। राहुल गांधी धार्मिक स्थलों का दौरा जारी रखेंगे। वो गोरखा नाथीश्वर मंदिर, रोसारियो चर्च, उल्लाल दरगाह, श्रृंगेरी शरदम्बा मंदिर और श्रृंगेरी मठ का भी दौरा करेंगे। भारत ने सीमा पार से गोलीबारी में 5 भारतीय नागरिकों की हत्या पर पाकिस्तान से सख्त विरोध जताया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त के उप उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को बुलाकर इस तरह की घटनाओं की जांच करने और दोषी लोगों को सजा देने की हिदायत दी। सीमा पार से हुई गोलीबारी में रविवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर के
बालाकोट में मोहम्मद रमजान, मलिका बीबी मोहम्मद रहमान, मोहम्मद रिजवान सहित 5 लोग मारे गए। भारत ने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान से सीमा पर आतंकवादियों की घुसपैठ पर रोक लगाने को भी कहा है। विश्व व्यापार संगठन प्रमुख रॉबर्टो एजेविडो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। WTO महानिदेशक ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत बनाने के तरीके तलाशने को लेकर बातचीत शुरू करने की पहल के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का प्रबल समर्थक है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि WTO की गतिविधियों को अधिक तवज्जो देना जरूरी है ताकि ये विकासशील देशों की चिंताओं को दूर कर सके। प्रधानमंत्री मोदी ने WTO प्रमुख से विशेष प्रयास करने का आग्रह किया, जिससे खुले व्यापार और वैश्वीकरण का फायदा विकासशील देशों में और स्पष्ट रूप से दिखे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जाने माने संगीतकार इलैयाराजा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले विचारक पी परमेश्वरन समेत 43 हस्तियों को 2018 के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे। राष्ट्रपति भवन में आज शाम होने वाले इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री शिरकत करेंगे। इस साल 84 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है। इनमें 3 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 72 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज 43 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि बाकी हस्तियों को 2 अप्रैल को एक विशेष कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। कला और संगीत के क्षेत्र में काम करने वाले तमिलनाडु के इलैयाराजा और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले केरल के पी परमेश्वरन के साथ ही भारतीय शास्त्रीय संगीत में योगदान के लिए महाराष्ट्र के गुलाम मुस्तफा खान को साल 2018 के लिए देश की दूसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। और वहीं खेल में योगदान के लिए टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी को पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। कला संगीत के क्षेत्र में भोजपुरी की मशहूर गायिका शारदा सिन्हा के अलावा अरविंद पारिख और लक्ष्मण पाई को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। और इनके अलावा फिलिपोस मार क्रिसोस्टम, अलेक्जेंडर कटकेन, रामचंद्रन नागस्वामी और वेद प्रकाश नंदा को भी पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। और इस साल कई गुमनाम नायकों को भी पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इनमें हर्बल औषधि तैयार करने वाली केरल की आदिवासी महिला लक्ष्मी कुट्टी, वैज्ञानिक खिलौना बनाने वाले अरविंद गुप्ता, गोंड कलाकार भज्जू श्याम और स्वतंत्रता सेनानी सुधांशु विश्वास शामिल हैं। 1954 से शुरू हुए पद्म पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। और इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पद्म पुरस्कार से आज सम्मानित किए जाने वाले 43 प्रमुख लोगों के लिए कल रात्रि भोज की मेजबानी की। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बताया कि इन सभी के परिवर्तनकारी कार्य सम्मान के हकदार हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि ये पहला मौका है जब मंत्रालय की ओर से पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया। और हिंदी के मशहूर कवि केदारनाथ सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। पिछले कुछ समय से वो बीमार चल रहे थे। केदारनाथ का 83 साल की उम्र में कल दिल्ली में निधन हो गया। साहित्य जगत में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान समेत कई और सम्मानों से भी उन्हें सम्मानित किया गया। अकाल में सारस, अभी बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो, जमीन पक रही है, बाघ उनके मशहूर कविता संग्रह रहे। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट का निर्माण मजदूरों के लिए 6 महीने में आदर्श योजना बनाने का केंद्र को निर्देश। श्रमिक हितों के लिए जमा धनराशि के इस्तेमाल पर उठाए सवाल। मजदूरों को मातृत्व अवकाश और पीएफ जैसी तमाम सुविधाएं देने की कही बात।
संसद की प्राक्कलन समिति ने सभी 6 अर्धसैनिक बलों में कर्मियों की कमी पर जताई चिंता। आंतरिक प्रमोशन के जरिए अर्धसैनिक बल के प्रमुख की नियुक्ति की सिफारिश। राज्य पुलिस से अर्धसैनिक बलों में डेपुटेशन की व्यवस्था शुरू करने का सुझाव। बैंकों में कथित अनियमितता के मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस ने दिया कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस। सदन की कार्यसूची में इसी मुद्दे पर 2 हफ्तों से बिना मतदान वाले नियम 193 के तहत चर्चा शामिल। राज्यसभा के एजेंडे में भी अल्पकालिक चर्चा। अलग अलग मुद्दों पर गतिरोध की वजह से संसद की कार्यवाही बाधित। लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद तनाव। लिंगायत और वीरशैव समुदाय के लोगों के बीच झड़प। बीजेपी का कांग्रेस पर धर्म की राजनीति का आरोप। और पद्म पुरस्कार से सम्मानित होंगी आज 43 हस्तियां। राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह। संगीतकार इलैयाराजा और विचारक पी परमेश्वरन समेत कई हस्तियों को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए विशेष में योगी का 1 साल।